हेलो। हाँ जी बेटा, मेरी आवाज सुनाई। हाँ, सौम्या, तेज प्रताप, श्रुति, मनीष, अर्पित, सब लोग बोलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, फिर बढ़िया है। तो किसी को याद है क्या हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? जरा मुझे बताओ। जहां तक मुझे याद आ रहा है, पिछली बार हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बताओ फिर। मैंने तुम लोग को बताया था, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत सारे तरीकों से। गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट बोला था, गैमेटांजियल कॉपुलेशन बोला था, स्पर्मेटाइजेशन बोला था, और बोला था सोमैटोगैमी। इम्परफेक्ट फंजाई के बारे में बोला था। फंजाई का क्लासिफिकेशन बोला था मैंने, किंगडम फंजाई। हाँ, तो फाइकोमाइसीड्स मतलब एल्गल फंजाई, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे। यस। एस्कोमाइसीड फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे। एस्कोमाइसीड्स फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे। हाँ, बोलो। यस। तो मतलब हमको आज पढ़ना है बेसिडियोमाइसीड फंजाई, है ना? बेसिडियोमाइसीड्स के बारे में पढ़ना है ना? हाँ या ना? ओके, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज बेसिडियोमाइसीड्स। देखो बेटा, बेसिडियोमाइसीड फंजाई को हम कॉमनली बोलते हैं क्लब फंजाई। दे आर कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई। ठीक है। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, they are the most advanced and most commonly seen fungi. Most advanced मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स फंजाई, एंड मोस्ट कॉमनली सीन फंजाई। ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली सीन का मतलब ये नहीं कि हर जगह आपको बेसिडियोमाइसीड फंजाई ही मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली सीन फंजाई का मतलब ये है कि ज्यादातर हमको ये देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। इन फंजाई के पास एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, दैट फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज बेसिडियोकार्प। याद रखियो, मैंने अगर बोला मोस्ट कॉमनली सीन फंजाई, क्यों ये ज्यादा दिखाई देते हैं? क्योंकि इनमें एक बड़ी सी फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी का मतलब फ्रूट नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बस दूर से ही दिखे। एक बहुत ही प्रोनाउंस्ड, एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है ये। इस फ्रूटिंग बॉडी को बेटा हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ये बेसिडियोकार्प। क्योंकि ये बेसिडियोकार्प आराम से दूर से ही दिखाई देता है, दैट इज व्हाई हमने लिखा
They are most commonly seen fungi in nature, right? इस बेसिडियोमाइसीट ग्रुप में बहुत सारे फंजाई आते हैं, लाइक मशरूम्स, आपने मशरूम्स खाए होंगे। मशरूम्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। मशरूम्स के बाद पफ बॉल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। फिर हम लिखेंगे टोडस्टूल्स एक दूसरा ग्रुप है फंजाई का, वो भी इसी ग्रुप में आते हैं बेसिडियोमाइसीट्स में। एंड इनमें आते हैं ब्रैकेट फंजाई। सबका मैंने कॉमन नेम लिखा है, ब्रैकेट फंजाई, टोडस्टूल्स, मशरूम्स एंड पफ बॉल्स, ये सारे आते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका कि दे आर द बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, वुड को ये डिकम्पोज करते हैं आराम से। दे आर बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। मतलब क्या है इसका, आपको पता है बेटा, वुड में सेल्यूलोज होता है, ये सेल्यूलोज को इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। वुड में दो चीजें होती हैं, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स की मदद से ये सेल्यूलोज और लिग्निन को डिकम्पोज कर सकते हैं। क्योंकि सेल्यूलोज और लिग्निन दोनों वुड के अंदर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वुड को डिकम्पोज कर सकते हैं, राइट? So we know that wood is consisting of lignin and cellulose. They can decompose this lignin and cellulose. Why? Because they have lignin and cellulose decomposing enzymes. Lignin and cellulose decomposing enzymes. ठीक है जी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए, इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। मोटाइल स्ट्रक्चर्स मतलब अगर हम ज़ूस्पोर की बात करें, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। ज़ूस्पोर्स में बेटा फ्लैजिला होते हैं, उन्हीं फ्लैजिला की मदद से ज़ूस्पोर्स मूव करते हैं। अब फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर्स इनमें होते नहीं है। अगर इनमें गैमीट्स बनेंगे भी तो उन गैमीट्स में भी फ्लैजिला नहीं होते, तभी हम लिखेंगे मोटाइल स्ट्रक्चर्स इनमें नहीं होते। मोटाइल स्ट्रक्चर्स मतलब मोटाइल गैमीट्स एंड मोटाइल स्पोर्स। Motile structures are absent in them. They are absent in their life history. ठीक है। अब बात करेंगे इनके माइसीलियम की। मैंने आप लोगों को माइसीलियम बताया है, व्हाट इज माइसीलियम, राइट? ध्यान से देखिएगा, माइसीलियम जो इनका है, माइसीलियम मतलब फंगल बॉडी। इनका माइसीलियम बेटा दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम होता है और सेकेंडरी माइसीलियम होता है। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इनका जो प्राइमरी माइसीलियम होता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब जब ये बेसिडियोमाइसीट फंगस बनेगा तो इसके बॉडी का जो, इसकी बॉडी जो होगी, माइसीलियम जो होगा वो प्राइमरी माइसीलियम होगा। लेकिन ये प्राइमरी माइसीलियम बेटा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इट इज शॉर्ट लिव्ड।
क्यों? क्योंकि तुरंत ये प्राइमरी माइसीलियम ना कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेकेंडरी माइसीलियम। तो प्राइमरी माइसीलियम तो शॉर्ट लिव्ड होता है एंड सेप्टेट, ध्यान से देखना, सेप्टेट, सेप्टेट आपको पता है, मैं समझा चुका हूं, एंड यूनिन्यूक्लिएट, हर सेल के अंदर केवल एक न्यूक्लियस होगा। बट जब ये प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होगा तो सेकेंडरी माइसीलियम लॉन्ग लिव्ड होगा, ज्यादा देर तक रहेगा, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड, सेप्टेट भी होगा, एंड डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक मुझे बताओ कोई, व्हाट डू यू मीन बाय डाइकैरियोटिक? हाँ जी, सौम्या, तेज प्रताप, श्रुति, अर्पित, डाइकैरियोटिक का मतलब मुझे समझाओ बेटा। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं तुम लोग से, किसी को पता है क्या डाइकैरियोटिक माइसीलियम? हाँ या ना? अगर नहीं पता तो जल्दी बोलो, मैं बता दूं। नहीं पता? अरे भाई, डाई मतलब दो, डाई मतलब टू, कैरियोटिक वर्ड निकला है कैरियन से, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब इसका ये हुआ कि इनके सेकेंडरी माइसीलियम के हर सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, टू न्यूक्लिय इन सेल्स। मतलब इसका ये है, अगर हम प्राइमरी माइसीलियम ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये एक प्राइमरी माइसीलियम का हाइफा है, प्राइमरी माइसीलियम के हाइफा में जितने भी सेल्स होंगे उन सेल्स में बेटा जी एक न्यूक्लियस होगा, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट? ये रहा हैप्लॉइड न्यूक्लिय, एंड दिस वन इज प्राइमरी माइसीलियम। लेकिन अगर हम सेकेंडरी माइसीलियम ड्रॉ करें, सेकेंडरी माइसीलियम में हर एक सेल में आपको दो न्यूक्लिय देखने को मिलेंगे। ये देखिए, दो न्यूक्लिय सेकेंडरी माइसीलियम के सेल्स में, ठीक है, और दोनों न्यूक्लिय हैप्लॉइड ही होंगे। हैप्लॉइड को हम एन से लिखते हैं, एन न्यूक्लिय, तभी मैंने लिखा सेकेंडरी माइसीलियम इनका डाइकैरियोटिक होता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकेंडरी माइसीलियम। और ये वाला क्या है बेटा? ये वाला प्राइमरी माइसीलियम है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर पहले इनका जब ये बनते हैं तब इनके पास प्राइमरी माइसीलियम होता है ना? ये प्राइमरी माइसीलियम बाद में सेकेंडरी माइसीलियम में कैसे कन्वर्ट होता है? हाउ दिस प्राइमरी माइसीलियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी माइसीलियम, ये हमको समझना है। अब एक काम करें बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको सेकेंडरी माइसीलियम के बारे में बता देंगे। हाँ, सौम्या, तेज प्रताप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनीष, अर्पित, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मनीष, अर्पित, बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए। अरे भाई, हम स्क्रीनशॉट के लिए वेट कर रहे हैं, हो गया ना? मनीष पॉल,
मनीष, आगे बढ़े हम। आई होप मनीष ने स्क्रीनशॉट लिया हो। चलिए भाई, ध्यान से देखना हम क्या बोलने वाले हैं। हमने आपको समझाना है कि प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में कैसे बदल जाएगा। तो मान लीजिए बेटा, ये एक बेसिडियोमाइसीट फंगस है, ठीक है। ये एक बेसिडियोमाइसीट फंगस का माइसीलियम। कौन सा माइसीलियम बेटा? प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। चलिए इस माइसीलियम को हम लिखेंगे प्लस माइसीलियम। मान लीजिए यहां पर ये रहा इसी वाले फंगस का माइनस माइसीलियम। माइनस माइसीलियम के न्यूक्लियर हमको रेड कलर से दिखाएंगे। लेट दिस इज माइनस माइसीलियम। दोनों माइनस और प्लस माइसीलियम प्राइमरी माइसीलिया है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सीधे सोमैटिक सेल्स ही आपस में फ्यूज हो जाएंगे, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे नहीं, गैमीट बनेगा नहीं, नो सेक्स सेल्स आर फॉर्म। फिर क्या? माइसीलियम के बॉडी सेल्स, माइसीलियम के सोमैटिक सेल्स ही आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो ये वाला सेल और ये वाला सेल फ्यूज होगा। और फ्यूज होने का तरीका भी कैसा, देखिए, तरीका कुछ ऐसा है। इधर देखिएगा, ये माइसीलियम के सोमैटिक सेल्स फ्यूज हो गए। जो ये वाला सेल और ये वाला सेल फ्यूज हुआ ना, इनके पहले सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, न्यूक्लियर भी फ्यूज ही नहीं होंगे। तो मतलब ये रहा प्लस माइसीलियम वाला प्लस न्यूक्लियस, और ये रहा माइनस माइसीलियम वाला माइनस न्यूक्लियस। दोनों सेल्स फ्यूज हो गए, लेकिन केवल इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, ठीक। बाकी सारे, एक मिनट, बाकी सारे न्यूक्लियर, बाकी सारे सेल्स में एक एक न्यूक्लियस। ये देखिए, कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ, सोमैटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए। मैंने आप लोगों को बताया है, जब सेल्स का सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होंगे, उस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अब देखो, इस माइसीलियम में सिर्फ एक सेल डाइकैरियोटिक है। क्या है? केवल एक सेल बेटा डाइकैरियोटिक है। यही एक डाइकैरियोटिक सेल पूरे के पूरे माइसीलियम को डाइकैरियोटिक बना देगा। तो डाइकैरियोटिक जब पूरा माइसीलियम बनेगा तो बन गया ना सेकेंडरी माइसीलियम। तो कैसे बनेगा, उसके लिए भी हम देखिए, हम लिखेंगे यहां पर a single dikaryotic cell of the mycelium, a single dikaryotic cell of the mycelium forms the secondary mycelium, forms the secondary mycelium. प्राइमरी माइसीलियम के अंदर एक डाइकैरियोटिक सेल बना, एक दो न्यूक्लियस वाला सेल बना, तो वही डाइकैरियोटिक सेल पूरे के पूरे माइसीलियम को सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कैसे? ये मेन पॉइंट, by the formation of clamp connections,
by the formation of clamp connections. ये clamp connections वाला फीचर आप किसी भी फंगस में नहीं देखोगे। तो प्राइमरी माइसीलियम में जब एक डाइकैरियोटिक सेल बना, वो डाइकैरियोटिक सेल पूरे प्राइमरी माइसीलियम को सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? उस डाइकैरियोटिक सेल में बेटा क्लैंप कनेक्शंस बनेंगे। कैसे बनेंगे क्लैंप कनेक्शंस आप देखिएगा, हम आपको क्लैंप कनेक्शन वाला सीन दिखा देंगे। इधर मान लो ये एक प्राइमरी माइसीलियम है, और इस प्राइमरी माइसीलियम में एक सेल बेटा डाइकैरियोटिक बन चुका है। क्या? प्राइमरी माइसीलियम के अंदर एक सेल बन चुका है डाइकैरियोटिक, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लिय आ चुके हैं। आपको पता है इसमें एक न्यूक्लियस प्लस होगा, दूसरा माइनस, रेड वाला माइनस, ब्लैक वाला प्लस, ठीक है ना। यही डाइकैरियोटिक सेल में क्लैंप कनेक्शन बनेगा। क्लैंप कनेक्शन का मतलब कुछ इस तरह का सीन देखो। इस डाइकैरियोटिक सेल में कुछ बल्ब सा निकलेगा, ये देखते रहो। डाइकैरियोटिक सेल जो है उसमें एक छोटा सा बल्ब निकलेगा। यही बल्ब बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस। ये बल्ब जरा बड़ा सा हो जाएगा। यस, ठीक है। यही बल्ब जो है यही तो क्लैंप है। ये क्लैंप बाद में कनेक्शन बनाएगा माइसीलियम के साथ। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। जो रेड वाला न्यूक्लियस था बेटा, रेड वाला न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लिय बना देगा, ठीक है। जो ब्लैक वाला न्यूक्लियस था उसका भी माइटोटिक डिवीजन होगा और वो भी दो न्यूक्लिय बनाएगा। तो अब इस ऊपर वाली सेल में कितने न्यूक्लिय हैं? 4। इन 4 न्यूक्लियस में से ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इन 4 न्यूक्लियस में से ये एक ब्लैक न्यूक्लियस इस क्लैंप के अंदर मूव कर देगा, राइट। एक न्यूक्लियस क्लैंप के अंदर मूव किया तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर एक ब्लैक न्यूक्लियस आ चुका है, ऊपर केवल एक ब्लैक न्यूक्लियस है, और इस सेल के अंदर जो दो रेड न्यूक्लियस थे, दो रेड थे ना, दो रेड न्यूक्लियस में से एक ऊपर की तरफ मूव किया तो इसके पास रेड न्यूक्लियस आ गया। अब यहाँ पर एक रेड न्यूक्लियस, ठीक है। और जो क्लैंप के अंदर ब्लैक न्यूक्लियस आया है वो ब्लैक न्यूक्लियस इधर मूव किया, ठीक है ना। अब देखो फाइनली हमारा ये माइसीलियम कुछ ऐसा होगा। जब ये न्यूक्लियस मूव किया तो फिर यहां पर इस तरह से सेप्टम बन गया। ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं। देख लो जरा, पहले इस माइसीलियम में केवल एक सेल डाइकैरियोटिक था। जब क्लैंप कनेक्शन बना, क्लैंप कनेक्शन में न्यूक्लिय का मूवमेंट हुआ,
इस क्लैंप ने उस न्यूक्लियस को नीचे की तरफ मूव करा दिया, तो अब 2 सेल्स डाइकैरियोटिक हो गए कि नहीं? ये बताओ, ये समझ आया? इज इट क्लियर? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। सौम्या, तेज प्रताप, श्रुति, मनीष, समझ आया ना ये? तो ये क्लैंप कनेक्शन धीरे धीरे ऐसे ही करेंगे। अब इस वाली सेल में क्लैंप कनेक्शन बनेगा, ये वाली सेल क्लैंप कनेक्शन बना के फिर एक सेल को डाइकैरियोटिक बना देगा, फिर वो सेल क्लैंप कनेक्शन बना के नेक्स्ट सेल को डाइकैरियोटिक बना देगा, और धीरे धीरे पूरा का पूरा माइसीलियम डाइकैरियोटिक बन जाएगा। उसी डाइकैरियोटिक माइसीलियम को हम बेटा सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है ना? तभी हमने यहां लिखा a single dikaryotic cell of the mycelium. Which mycelium? बेटा प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम का सिंगल डाइकैरियोटिक सेल पूरे के पूरे माइसीलियम को कन्वर्ट कर देगा इनटू सेकेंडरी माइसीलियम, जिसमें सारे सेल्स डाइकैरियोटिक होंगे, और ये पॉसिबल होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लैंप कनेक्शंस। ठीक है, तो ये समझ आ ही गया ना? वेरी गुड। अब देखो आगे। जब माइसीलियम प्राइमरी होगा, प्राइमरी माइसीलियम, तब उस प्राइमरी माइसीलियम में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्राइमरी माइसीलियम undergoes asexual reproduction. कैसे होगा इसमें asexual reproduction? By the formation of ओइडिया। समझा चुका हूं ओइडिया कैसे बनते हैं, और कोनिडिया ये भी समझा चुका हूं, और पिक्निडियोस्पोर्स। कहने का मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा आइदर बाय मींस ऑफ पिक्निडियोस्पोर्स और ओइडिया और कोनिडिया, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकेंडरी माइसीलियम में नहीं होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ होगा प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है जी, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। श्रुति, मनीष, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रुति बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तेज प्रताप और अर्पित कहाँ गए? क्लास छोड़ दिए क्या? तो आगे बढ़े हम। देखिए, अब आती है बात इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनमें? बेसिडियोमाइसीट्स में। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीट फंजाई में मोस्टली सोमैटोगैमी से होता है, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मींस ऑफ स्पर्मेटाइजेशन। मैं दोनों लिखूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली ऑकर्स बाय somatogamy. And in some members by
स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन आपको समझाया है मैंने पिछली क्लास में, सोमैटोगैमी भी बताया है, लेकिन सोमैटोगैमी आज फिर से बताएंगे। देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया सोमैटोगैमी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सेकेंडरी माइसीलियम में होगा। इट ऑल्सो ओनली एंड ओनली ऑकर्स इन सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, इट ऑकर्स इन सेकेंडरी माइसीलियम। और हम आपको बेटा बताए हैं सेकेंडरी माइसीलियम में सारे सेल्स कैसे होंगे। सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे बताओ। सेकेंडरी माइसीलियम में एवरी सेल हैज 2 न्यूक्लियस। यस, उसमें से एक प्लस माइसीलियम वाला न्यूक्लियस होगा और एक माइनस माइसीलियम। ये देखिए, सेकेंडरी माइसीलियम में हर एक सेल डाइकैरियोटिक होगी। अब क्या होगा बेटा, इस सेकेंडरी माइसीलियम के हर एक सेल में जो 2 न्यूक्लिय है ना, इन 2 न्यूक्लिय का फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिय हम आप बोल चुके हैं आपको। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिय इज नोन एज कैरियोगैमी। ठीक है, तो वही हम लिखने वाले हैं, सेकेंडरी माइसीलियम में होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद हर सेल के अंदर अब एक ही न्यूक्लियस दिखेगा। जब ये दो रेड और ब्लैक न्यूक्लिय फ्यूज होगा, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लिय है, तो केवल एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा, है ना। तो ये रहा एक 2n न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लिय फ्यूज होंगे तो एक 2n, 2n बोले तो डिप्लॉइड। ये दोनों एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस, अगेन यहां पर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये कैरियोगैमी के बाद हर सेल के अंदर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा। दैट डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज नोन एज सिनकैरियन। ठीक है, इज इट ओके। अब क्या होगा, अब कुछ इस तरह होगा, ध्यान से देख। मैं अगर इस सेकेंडरी माइसीलियम को ऐसे ड्रॉ करूं तो चलेगा। कुछ नहीं किया मैंने इसको लिखा किस तरीके से, खड़ा करके लिखा इसको, है ना। ठीक है, इस सेकेंडरी माइसीलियम का एक सेल, कोई एक सेल थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा और एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना देगा लाइक दिस। और उस राउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस है ही है ना। इसी राउंडेड स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे बेसिडियम। क्या बोलेंगे, बेसिडियम। अब आप ही बोलो बेटा, माइसीलियम में केवल एक हाइफा तो नहीं होगा ना, बहुत सारे हाइफी हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हाइफी। तो एक माइसीलियम में कितने सारे बेसिडिया बनेंगे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेसिडिया विल बी फॉर्म्ड, है कि नहीं। हमने यहां पर आपको एक दिखा दिया। ठीक है, आगे देखो। अब क्या होगा, इस बेसिडियम के अंदर जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसका बेटा होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लिय वापस बन जाएंगे। मियोसिस में यही तो होता है कि एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड होके 4 न्यूक्लिय बना देगा, और साइमल्टेनियसली साथ साथ एक दूसरी चीज भी हो रही है। क्या हो रहा है, देखते जाइए। इस बेसिडियम के आउटर वॉल पे आपको कुछ
इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनते दिख जाएंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस था इसके अंदर, उसका मियोटिक डिवीजन होके 4 न्यूक्लिय बन गए। वही 4 न्यूक्लिय बेटा मूव करेंगे, एक इस जगह पे मूव करेगा, दूसरा इधर को जाएगा, तीसरा इधर को जाएगा और चौथा इधर को जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार ये न्यूक्लिय होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हो चुका है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा। इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, लेकिन नीचे जो सेल्स हैं बेटा उनमें अभी भी डिप्लॉइड ही न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस बेसिडियम के वॉल्स पे कुछ छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स बने। इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स को बेटा हम बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स। क्या बोलेंगे? बेसिडियोस्पोर्स। अब तुम ही लोग बताओ, ये बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के अंदर बने या बेसिडियम के बाहर? बताओ, आई एम वेटिंग। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के अंदर बने या बेसिडियम के वॉल के ऊपर? कहाँ अंदर बने मनीष? तुम डायग्राम को ध्यान से देखो ना, बेसिडियम के वॉल के आउटर सरफेस पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स बने। बाद में अंदर जो न्यूक्लिय बने थे वही न्यूक्लिय उनके अंदर माइग्रेट किए। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के वॉल के बाहर बनेंगे। बाहर बनने वाले स्पोर्स को बेटा बोलते हैं एक्सोजीनियस स्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियस इन नेचर। लेकिन इससे पहले जो हमने एस्कोमाइसीट फंगस देखा, एस्कोमाइसीट फंगस में बेटा एस्कोस्पोर्स बनते थे। वहां पर बेसिडियम नहीं बनता था, वहां पर बनता था एस्कस, और एक एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर्स बने। वो एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर बनते थे। अंदर बनने वाले स्पोर्स को बेटा हम बोलते हैं एंडोजीनियस स्पोर्स। और यहाँ पर बेसिडियो स्पोर्स जो हैं, दीज आर एक्सोजीनियस। व्हाई? क्योंकि ये बने ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द बेसिडिया। ठीक है, अब देखो, एक फंगल माइसीलियम में बहुत सारे बेसिडिया होंगे। क्या होंगे? मैंने पहले ही कहा, एक फंगल माइसीलियम में, बेसिडियोमाइसीट फंगल माइसीलियम में बहुत सारे बेसिडिया होंगे। चलिए हम मान लेते हैं ये एक फंगल माइसीलियम, बेसिडियोमाइसीट्स का फंगल माइसीलियम। सपोज दिस इज द फंगल माइसीलियम ऑफ अ बेसिडियोस्पोर फंगस। ठीक है, चलो मान लो यहां पर एक बेसिडियम, मान लेते हैं यहां पर दूसरा बेसिडियम, मान लेते हैं यहां पर तीसरा बेसिडियम, इसी तरह सपोज यहां पर चौथा बेसिडियम, अगेन बेसिडियम। ऐसे बहुत सारे बेसिडिया बनेंगे, है ना? बहुत सारे बेसिडिया बन ही रहे हैं। और होगा क्या, जो नेबरिंग बेसिडिया है, जो क्लोज क्लोज बेसिडिया है, उन बेसिडिया के ऊपर फंगल हाइफी एक कवर जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बना देंगे? बेसिडिया के ऊपर फंगल हाइफी कवर बना देंगे।
ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ये रहा बेसिडियोस्पोर्स, सेम यहां पर, सेम यहां पर, अगेन यहां, ठीक है ना। तो जो नजदीक नजदीक बेसिडिया है, क्लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, उन बेसिडिया के ऊपर फंगल हाइफिना सराउंड करेंगे लाइक दिस। ये मान लीजिए इन बेसिडिया के ऊपर फंगल हाइफिना कवर बनाती है लाइक दिस। सेम यहां पर इन बेसिडिया के ऊपर फंगल हाइफी कवर बनाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? फंगल हाइफी, जिन्होंने 5-6 बेसिडिया के ऊपर कवरिंग बना दी। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ बेसिडिया होंगे, इसी स्ट्रक्चर को बेटा जी हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। क्या यही तो है फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी। और इसी फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प। ऐसे बड़े बड़े फ्रूटिंग बॉडीज इनके अंदर होते हैं, तभी तो ये दूर से ही दिखते हैं। इसीलिए हमने पहले ही लिखा कि ये ऐसे फंजाई हैं विच आर मोस्ट कॉमनली सीन, राइट। तो हमने याद क्या रखना है? एक बेसिडियोकार्प के अंदर बहुत सारे बेसिडिया होते हैं और हर बेसिडियम के पेरिफेरी पे 4-4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे और हर बेसिडियोस्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। एवरी बेसिडियोस्पोर इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, जब ये बेसिडियोकार्प्स बेटा फट जाएंगे, खुल जाएंगे, तो बेसिडियोकार्प्स तभी खुलेंगे ना जब उनके बेसिडिया से बेसिडियोस्पोर्स निकलेंगे। तो जब फंगस का लाइफ हिस्ट्री, जब फंगस का टाइम आएगा, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने का टाइम आएगा, जब ये पूरा मैच्योर होगा, उस वक्त बेसिडियोकार्प्स खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इन बेसिडियोकार्प्स से बेसिडियोस्पोर्स निकलेंगे बाहर, और वो बेसिडियोस्पोर्स जैसे ही किसी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पे, जैसे ही किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर पड़ेंगे, वो जर्मिनेट होके नया वाला फंगल माइसीलियम बना देंगे। Therefore reproduction will be completed, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे यहां पर बेसिडियोकार्प्स Sorry, something went wrong. Shortcut steps could not run upcoming flights. Status based action requires release basidiospores which germinate to give rise to a new mycelium, to a new fungus। क्या समझे? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ श्रुति, मनीष, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये उनसे फोन करिए, आप उनसे फोन करके कुछ हुआ जाके ये बंद कर दीजिए, आप खाली इसलिए हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं आगे।
कुछ एक आध एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे, बेसिडियोमाइसीट फंजाई के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल बेटा एगैरिकस। एगैरिकस यही वो मशरूम है जिसको खाया जाता है, जिसको हम बाजार से लाते हैं वो ये नहीं है। एगैरिकस दुनिया का सबसे डिलीशियस और महंगा मशरूम, राइट। एगैरिकस के बाद हम लिखेंगे बेटा पक्सीनिया। पक्सीनिया के बाद हम लिखेंगे यूस्टिलेगो, ठीक है। पक्सीनिया जो है इनको हम बोलते हैं रस्ट फंजाई। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स में रस्ट डिजीजेस कॉज कराते हैं। यूस्टिलेगो इनको हम बोलते हैं स्मट फंजाई। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स में स्मट डिजीजेस कराते हैं। स्मट डिजीजेस मतलब ऐसे डिजीजेस जिसमें प्लांट के ऊपर ब्लैक कलर का स्मोक जैसा प्रोड्यूस होता है, ब्लैक कलर का पाउडर जैसा प्रोड्यूस होता है। और रस्ट मतलब प्लांट के ऊपर ऑरेंज कलर का रस्ट जैसा प्रोड्यूस होता है, वो होता है रस्ट फंगस, ठीक है। इतना क्लियर? और हाँ, एगैरिकस क्या है बेटा? इट इज एन एडिबल फंगस। एडिबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एस्कोमाइसीट फंगस में भी एक एग्जाम्पल आता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्चिला। मॉर्चिला को भी खाया जाता है, ठीक है। फाइनली इसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसीट फंजाई की। वैसे तो इनके बारे में मैं पिछले क्लास में बोल चुका हूं, फिर से थोड़ा सा बोल देते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स याद होगा आपको, ड्यूटेरोमाइसीट्स आर इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों? बिकॉज sexual reproduction in them is absent. Sexual reproduction is absent. बेटा आवाज आ रही है ना? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। ये मैं पिछली बार आपको बोल चुका था बेटा, इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। और आपको मैं ये बताया था कि इनमें पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद होगा आपको। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा लेकिन माइटोटिक डिवीजन में। देख लेना पिछली वाली क्लास, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, देखो क्रॉसिंग ओवर बेटा मियोसिस वाली एक प्रोसेस है, और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। याद रखिए, जब भी मियोसिस होगा, मियोसिस में एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, में पिछली क्लास में बताया हूं। क्रॉसिंग ओवर से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज कर देते हैं, जीन्स एक्सचेंज कर देते हैं, फिर उन जीन्स का नए से अरेंजमेंट होता है, तब जाके ऑफस्प्रिंग में नए कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसका मतलब इनमें मियोसिस भी एब्सेंट होगा। तो लॉजिकली मियोसिस एब्सेंट है तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होना ही नहीं चाहिए था। बट
इनमें माइटोटिक डिवीजन से ही क्रॉसिंग ओवर होता है ना, माइटोटिक डिवीजन से ही क्रॉसिंग ओवर होगा। हाँ बेटा जी, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है ना? एक्चुअली मेरे हेडफोन का बैटरी शायद खत्म हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार, आवाज सुनाई दे रही है? ओके, तो इनमें मियोसिस एब्सेंट है तो क्रॉसिंग ओवर भी एब्सेंट होना चाहिए था, बट मियोसिस एब्सेंट होने के बावजूद भी इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और वो क्रॉसिंग ओवर कौन से सेल डिविजन में होगा? माइटोसिस में होगा। ऐसा वाला रिप्रोडक्शन जिसमें माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर कराता है, ऐसे वाले रिप्रोडक्शन को हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, राइट। और भी दो चार कैरेक्टर्स हैं इनके, क्या? इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है, mycelium is usually septate. Mycelium is usually septate. Right? Next feature. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? Asexual reproduction occurs by कोनिडिया। कोनिडिया हमको यहाँ पर एक्सप्लेन ही नहीं करना, क्योंकि हम पिछले वाले क्लासेस में इसको एक्सप्लेन कर ही चुके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय मींस ऑफ कोनिडिया। ठीक है जी, कुछ एग्जाम्पल्स हम ड्यूटेरोमाइसीट फंजाई के लिखेंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लिखेंगे फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम एक ड्यूटेरोमाइसीट फंगस है। ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया भी एक ड्यूटेरोमाइसीट फंगस है। एंड कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम ये भी एक ड्यूटेरोमाइसीट फंगस है। 3 एग्जाम्पल्स बेटा जी काफी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हाँ मनीष, तुम कहाँ गए थे? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? मनीष तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसीट, जाइगोमाइसीट, फाइकोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूटेरोमाइसीट। मेरे हिसाब से ये फंगस वाला चैप्टर खत्म, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको फंगस के बारे में बताएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फंजाई। पहला फैक्ट देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मशरूम्स की। मशरूम्स मैंने कहा बेसिडियोमाइसीट फंगस में आते हैं। मशरूम्स का एक एग्जांपल एगारिकस, एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। बेटा मैंने कहा एगारिकस एक एडिबल फंगस है, मतलब इसको खाया जाता है। एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस का कौन सा चीज हम खाते हैं? इसके पास एडिबल बेसिडियोकार्प होता है। एगारिकस
कैम्पेस्ट्रिस फंगस का हम बेसडियोकार्प खाते हैं। एडिबल मतलब खाने वाली चीज। ठीक है, दूसरा मैं लिखूं एग्जाम्पल, एगैरिकस ब्रूनिसेंस। इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज एगैरिकस बिस्पोरस। बेटा जी ये भी एक एडिबल फंगस है, इसका बेसिडियोकार्प भी खाया जाता है। और इतना ही नहीं, इस एगैरिकस बिस्पोरस को कल्टीवेट भी किया जाता है। इट कैन बी कल्टीवेटेड एज वेल। ठीक है, लेकिन एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस को कल्टीवेट नहीं किया जाता, ये एक्सीडेंटली किसी किसी जगह पर मिल जाता है, पर्टिकुलरली इन रेनी सीजन, और ये वाला सबसे ज्यादा डिलीशियस और एक्सपेंसिव होता है। इसकी नहीं चाहिए, ठीक है ना बेटा। एक और नाम है फंगस का सिलोसाइब, पी साइलेंट रहेगा, सिलोसाइब मैक्सिकाना, सिलोसाइब मैक्सिकाना। इसका कॉमन नेम है बेटा सेक्रेड फंगस या सेक्रेड मशरूम। सेक्रेड मशरूम, राइट। इस सिलोसाइब मैक्सिकाना फंगस से एक हैलुसिनेटिंग एजेंट निकाला जाता है, ध्यान रहे, इट गिव्स अस a hallucinating drug, hallucinating drug। उस hallucinating drug का नाम है LSD। अब सवाल है कि hallucinating drug क्या होता है? hallucinations आपको पता है क्या क्या होता है? जिस इंसान को hallucinations आते हैं ना, मतलब वो ऐसी चीजें उसको दिखाई देती हैं, ऐसी चीजें उसको फील होती हैं जो वास्तव में है ही नहीं। इमेजिनेशन बोलते हैं ना, हम कभी मन में सोच लेते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। हैलुसिनेशंस जिस इंसान को होती हैं, उन इंसानों को वो इमेजिनेशंस ना सच लगती है। हम कभी सोचेंगे अरे यार अगर मैं किसी बीच पे होता, या अगर मैं किसी समुद्री जहाज पे होता तो फिर मैं ये करता। अगर मैं बोलूंगा कि ये मेरा हेलुसिनेशन है तो मैं खुद को फील करूंगा वहां पर, मुझे लगता है कि मैं वहीं पे बैठा हूं। मतलब जो होता है वो दिखता ही नहीं, लेकिन जो उनको दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं। ऐसे प्रोसेसेस को हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। और हेलुसिनेटिंग ड्रग्स ऐसे वाले ड्रग्स हैं जो खाने के बाद इंसान को यही फीलिंग्स आती है। तो सिलोसाइब मैक्सिकाना से एक हेलुसिनेटिंग ड्रग निकाली जाती है, इसका नाम है LSD। LSD का फुल फॉर्म है बेटा लाइजर्जिक एसिड, लाइजर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, डाइथाइलामाइड। और ये ड्रग्स ज्यादातर उन पेशेंट्स को दी जाती है जो पेशेंट्स एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को दी जाती है, उनमें इन ड्रग्स से कामनेस फील होती है, वो खुद को हवा में महसूस करते हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, हमने लिखा toadstools. Toadstools are also members of
toadstools are also members of Basidiomycetes. ठीक है जी. They are poisonous fungi. या हम बोल सकते हैं दे आर पॉइजनस मशरूम्स. अगर गलती से कहीं इनको मशरूम समझ के खा लिया तो दिक्कत है. एग्जाम्पल एमानिटा, एक टोड स्टूल है उसका नाम एमानिटा पैलोइड्स. इसको हम कॉमनली बोलते हैं डेथ कप. डेथ कप क्यों आप जान ही सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉइजनस मशरूम है. तीसरा देखिए बेटा, पफ बॉल्स. इन सब का जिक्र मैंने किया हुआ है. व्हाट आर पफ बॉल्स? दे आर एडिबल इन देयर यंग स्टेज. जब ये यंग स्टेज में होते हैं तब इनको खाया जा सकता है. एडिबल इन यंग स्टेज. बट जब ये मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट्स बन जाते हैं, तब ये क्या करते हैं? बट सेंड ऑफ puffs of spores. Puffs of spores. Bundles of spores. Puff तो समझते ही है ना, बहुत सारे स्पोर्स एक साथ ये रिलीज करते हैं ऑन राइटिंग. तब इनको खा नहीं सकते, क्योंकि स्पोर जैसे ही इन्होंने रिलीज किया मतलब ये मैच्योर हो चुके हैं. आप ये रिप्रोडक्शन के मूड में आ गए. ठीक है. एग्जाम्पल क्लावेशिया. and Lycoperdon. Lycoperdon. बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए. मनीष स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा. चलिए बस 2-3 में और बोलूंगा, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं. अभी अभी मैं बात कर रहा था बेटा रस्ट फंजाई. रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई में सबसे कॉमन रस्ट फंगस है, उसका नाम है पक्सीनिया. पक्सीनिया के काफी सारे स्पीशीज हैं. हम एक स्पीशीज का नाम लिखेंगे बेटा, पक्सीनिया ग्रामिनिस. पक्सीनिया ग्रामिनिस वीट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और वीट प्लांट्स में एक डिजीज कॉज कराता है. द नेम ऑफ द डिजीज इज वीट रस्ट. ठीक है. ये जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है बेटा, ये अपना लाइफ साइकिल ना 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है. इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट्स में कंप्लीट होता है. कंप्लीटेड इन 2 होस्ट्स. पैरासाइट है ये, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा. कौन कौन सा होस्ट? वीट प्लांट and Burberry plant. Burberry plant, wheat plant and Burberry plant. मतलब पक्सीनिया ग्रामिनिस एक हिटेरोइशियस फंगस है. ध्यान से सुनना, हिटेरोइशियस, ऐसा वाला फंगस जो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट्स में कंप्लीट करेगा,
ऐसे वाले फंगस को हम हेटेरोइशियस फंगस बोलते हैं। इसके लाइफ साइकिल में बेटा 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। It produces 5 types of spores. 5 types of spores. It produces 5 types of spores. मैं बस स्पोर्स का नाम याद कराता हूं आपको। पहला यूरिडोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स। दूसरा टीलियोस्पोर्स या हम बोलते हैं टिल्यूटोस्पोर्स। तीसरा बेसिडियोस्पोर्स। चौथा पिक्निडियोस्पोर्स। और पांचवा एसियोस्पोर्स। इसमें से पिक्निडियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स बनते हैं बर्बरी प्लांट के लीफ पे। यूरिडोस्पोर्स और टीलियोटोस्पोर्स बनते हैं वीट प्लांट के ऊपर। और बेसिडियोस्पोर्स सॉइल में ही बनते हैं। राइट, ठीक है ना? इतना काफी है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। मनीष स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में 2 चीजें और पढ़ने वाले। एक तो हमने इसमें किंगडम मोनेरा पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर हमने किंगडम फंजाई पढ़ा। अब और 2 चीजें। सबसे पहला पॉइंट माइकोराइजा। सिंगुलर वर्ड माइकोराइजा, प्लूरल वर्ड माइकोराइजी। What are mycorrhizae? ठीक है, तो क्या है माइकोराइजी? माइकोराइजी को हम लिखते हैं इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस and root of a higher plant. Root of a higher plant. Association between fungus and root of a higher plant. Higher plant का मतलब है कौन से प्लांट्स? बड़े बड़े ट्रीज लाइक पाइन एंड बर्च ट्रीज। याद रखें, पाइन्स और बर्चेस दोनों जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। तो जब फंगल माइसीलियम किसी हायर प्लांट के रूट के साथ अटैच हो जाएगा तो इस एसोसिएशन को बेटा जी हम बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइजी। ये एसोसिएट क्यों होता है रूट के साथ? हायर प्लांट के रूट के साथ ये फंगल माइसीलियम क्यों जुड़ जाते हैं? बेटा एक माइकोराइजी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ध्यान से सुनियो, काफी बार ये वर्ड मैं यूज कर चुका हूं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो आप लिख सकते हो माइकोराइजी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच? बिटवीन फंगल माइसीलियम एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है,
अब बता मुझे सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। मैं काफी बार बोला हूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तुम लोग घर में शायद पढ़ते नहीं हो। कोई बताएगा? सुनो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है ऐसा एसोसिएशन दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों को फायदा मिले, बेनिफिट मिले। अगर माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसका मतलब इसमें जो फंगल पार्टनर होगा, फंगल माइसीलियम होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा किससे? रूट ऑफ द हायर प्लांट से। और बदले में रूट ऑफ द हायर प्लांट को भी बेनिफिट मिलेगा किससे? फंगल माइसीलियम से। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा मिले जब वो साथ रहेंगे, ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। राइट। अब देखो यहां पर सीन क्या होता है। जो फंगस है, फंगल माइसीलियम, फंगल माइसीलिया obtain fungal mycelia obtain shelter and food from the root. Shelter and food from the root. From the root. हायर प्लांट के रूट से इनको एक तो रहने के लिए जगह मिलती है और साथ साथ थोड़ा फूड भी मिलता है। और हायर प्लांट को क्या बेनिफिट मिलेगा? रूट ऑफ द हायर प्लांट, रूट ऑफ द प्लांट gets the benefit of good water absorption from the soil. रूट तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा ही, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा ही, लेकिन ये जो फंगल माइसीलिया रूट के साथ जुड़ चुके हैं, ये फंगल माइसीलिया वाटर एब्जॉर्प्शन को तेज तेज कराते हैं, अच्छे से कराते हैं। The root of the plant gets benefit of good water absorption of soil by the help of fungal mycelia. By the help of fungal mycelia. हो गया नहीं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंगल माइसीलिया प्लांट के रूट को मदद करेंगे वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करने में, और इन टर्न रूट ऑफ द हायर प्लांट फंगल माइसीलिया को रहने के लिए जगह भी देगा और थोड़ा सा फूड भी देगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऐसा ही एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, जिनको बेटा हम बोलते हैं लाइकेंस। LICHENS। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस क्या? symbiotic associations. Symbiotic associations between fungal mycelia
एंड एल्गी। एल्गी क्या है बेटा? एल्गी आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स, याद रखिए। ठीक है ना? तो इस बार फंगल माइसीलियम एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम है लाइकेंस। ठीक है, तो लाइकेंस में बेटा जो एल्गल पार्टनर है, एल्गल पार्टनर, एल्गल पार्टनर को हम बोलते हैं फाइकोबायंट। फाइकोबायंट। और ये फाइकोबायंट क्या काम करेगा बेटा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से फूड ही बनता है। फोटोसिंथेसिस दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। फूड बनाएगा, किसके लिए? खुद के लिए भी और फंगस के लिए भी। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। और जो फंगल पार्टनर है, फंगल पार्टनर को हम बोलते हैं माइकोबायंट। मतलब इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो फंगल माइसीलियम है उनको हम बोलते हैं माइकोबायंट्स। माइकोबायंट्स का काम क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइकोबायंट्स? माइक्रोबायंट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब करेंगे। एनवायरनमेंट से वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब करेंगे। वाटर फाइकोबायंट्स को चाहिए, किस लिए? वाटर एल्गल पार्टनर को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको जो वाटर चाहिए वो उसको लाके देता है फंगल पार्टनर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एल्गल पार्टनर को, फाइकोबायंट को ये वाटर और मिनरल्स लाके देगा, देन ये फोटोसिंथेसिस करेगा। बदले में एल्गल पार्टनर फंगल पार्टनर को क्या देगा? फूड प्रोड्यूस करके देगा। राइट, हो गया नहीं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेंस का बेटा एक खास बात है, लाइकेंस आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जिस एरिया में, जिस जगह पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं होते। लाइकेंस, अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनको मार देती है। अगर आप किसी जगह पे जाएंगे वहां पर बहुत सारे लाइकेंस ग्रो हुए हैं, कहां पर ये ग्रो होते हैं? ट्री ट्रंक्स पे ग्रो हो सकते हैं, मकानों की दीवारों पे ग्रो हो सकते हैं, है ना? तो जिस एरिया में बहुत सारे लाइकेंस ग्रो हुए हैं, ट्री ट्रंक्स पे, दीवारों पे, उस एरिया में आप जान लीजिए वहां पर एयर फ्रेश, वहां पर एयर में कोई पोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पे एक लाइकेन का नामो निशान भी नहीं है तो आप मान लीजिए वहां की एयर में काफी सारा पोल्यूशन है, काफी सारा सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तभी मैंने कहा इनको हम मान सकते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमारा सिर्फ वायरसेस बचा है, उसके बाद हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। राइट, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। ओके, इसके बाद वायरसेस हैं, वायरसेस हम अगली क्लास में बताएंगे। मनीष स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मनीष स्क्रीनशॉट ले लिया?
चलिए बेटा, अगली क्लास में हम आपको वायरसेस के बारे में बताएंगे और फिर देखेंगे या तो प्लांट किंगडम ही स्टार्ट कर देंगे या तो एनिमल किंगडम हम पढ़ ही चुके हैं। एनिमल किंगडम के बाद वाला हमारा चैप्टर आता है जूलॉजी में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम डिसाइड करेंगे या तो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे या तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, ठीक है ना? ओके बेटा, बाय, सी यू। आप क्लास छोड़ सकते हो।